5A इस ट्रैक में अध्याय 5 के पन्ना क्रमांक 68 से पन्ना क्रमांक 74 तक का रिकॉर्डिंग किया गया है। भाग 2 अध्याय 5 यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ। लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी सी 10th to 17th सेंचुरी। स्मरणीय बिंदु। एक, अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित खारिज में सन 973 में हुआ था। 2, अल बिरूनी सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत भाषाओं का ज्ञाता था। 3, सन 1017 ईस्वी में खारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद अल बिरूनी को अपने साथ गजनी ले गया। 4, 70 वर्ष की उम्र से अपनी मृत्यु तक अल बिरूनी गजनी में ही रहा। 5, अल बिरूनी ने लेखन कार्यों में अरबी भाषा का प्रयोग किया था। 6, अल बिरूनी द्वारा अरबी भाषा में किताब उल हिंद की रचना की गई है। 7, इब्न बतूता का अरबी भाषा में रचित रिहला नामक यात्रा वृत्तांत 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का प्रचुर एवं रोचक जानकारियां देता है। 8, मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे शिक्षित व सम्मानित परिवारों में से एक में हुआ था। 9, इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को अधिक महत्व देता था। 10, इब्न बतूता को यात्राएं करने का शौक था। 1332-33 में भारत की यात्रा के पूर्व वह मक्का की तीर्थ यात्राएं ओमान, सीरिया, इराक, फारस, यमन तथा पूर्वी अफ्रीका की यात्राएं कर चुका था। 11, 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को दूत के रूप में मंगल शासकों के पास चीन भेजा गया। 12, दुआर्ते बरबोसा एक प्रमुख पुर्तगाली यात्री हैं, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण दिया। 13, जो बैप्टिस्ट तैवर्नियर एक फ्रांसीसी जोहरी था, जिसने 6 बार भारत की यात्रा की। 14, फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था, जो एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा इतिहासकार था। वह भारत में सन 1656 से 1668 तक 12 वर्ष रहा। 15, बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत की स्थितियों की तुलना यूरोपीय देशों की स्थिति से की। अपनी प्रमुख कृति उसने फ्रांस के शासक लुई 14 को समर्पित की। 16, अल बिरूनी ने अपने विवरणों में कई अवरोधों की चर्चा की। उसने पहला अवरोध भाषा को, दूसरा अवरोध धार्मिक आस्था और प्रथा में भिन्नता को तथा तीसरा अवरोध अभिमान को बताया। 17, इब्न बतूता ने पान तथा नारियल का वर्णन रोचक ढंग से किया था। 18, इब्न बतूता दिल्ली को भारत का एक बड़ा और विशाल आबादी वाला शहर बताता था। 19, इब्न बतूता ने पाया कि भारत की मिट्टी के उपजाऊपन के कारण यह कृषि उत्पादन बहुत अधिक थी। 20, इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली से बहुत अधिक प्रभावित था। 21, बर्नियर का ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। 22, फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू का प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत और कार्ल मार्क्स का एशियाई उत्पादन शैली का सिद्धांत बर्नियर के विवरणों पर आधारित था। 23, 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। फिर भी बर्नियर मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहता है। 24, बर्नियर ने अपने विवरणों में सती प्रथा का मार्मिक वर्णन किया है। NCERT अभ्यासार्थ प्रश्न उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। प्रश्न 1, किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए।
उत्तर, किताबुल हिंद अल बिरूनी द्वारा लिखी गई एक प्रमुख कृति है जो अरबी भाषा में लिखी गई है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। किताबुल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल एवं मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में बटा हुआ है। प्रायः अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें अध्याय के आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलनात्मक विवरण। अनेक विद्वानों का तर्क यह है कि इस प्रकार की ज्यामितीय संरचना, जो अपने स्पष्टता और पूर्वानुमेयता के गुण के लिए प्रसिद्ध है, का एक प्रमुख कारण अल बिरूनी का गणित की ओर झुकाव था। प्रश्न 2, इब्न बतूता और बर्नियर ने जिन दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे थे, उनकी तुलना कीजिए तथा अंतर बताइए। उत्तर, इब्न बतूता और बर्नियर ने अलग अलग समय में भारत की यात्राएं की। दोनों ही यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से लिखे हैं। इब्न बतूता का जिज्ञासावादी दृष्टिकोण। इब्न बतूता का अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत रिहला कहलाता है, जो 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। इब्न बतूता ने कई क्षेत्रों की यात्राएं की और इन यात्राओं से अर्जित अनुभव के आधार पर उसने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे। इब्न बतूता ने भारत के पूजा स्थलों, धार्मिक स्थितियों, शहरी केंद्रों, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में लिखा। उसने उन चीजों को विशेष रूप से रेखांकित किया जो उसके लिए नवीन और अपरिचित था। उदाहरण के लिए उसने नारियल और पान का बहुत ही रोचक वर्णन किया है। इब्न बतूता की रुचि शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी उसने बाजारों की चहल पहल, भारतीय कृषि एवं व्यापार का वर्णन अपने वृत्तांतों में किया है। बर्नियर का बुद्धिजीवी एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण। जहां इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांतों में ऐसी चीजों का वर्णन किया जिन्होंने अपने अनूठेपन के कारण उसे प्रभावित किया हो, वही दूसरी ओर बर्नियर बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। बर्नियर ने भारत में जो कुछ भी देखा, उसकी तुलना यूरोपीय देशों, विशेषकर फ्रांस की स्थितियों से की और भारतीय समाज की त्रुटियों को उजागर करने का प्रयास किया। बर्नियर का ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। वह अपने यात्रा वृत्तांत में निरंतर मुगल साम्राज्य की तुलना यूरोप से करता रहा है और उसने सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए भारत का चित्रण अपने वृत्तांतों में किया। इस प्रकार बर्नियर के लेखन का दृष्टिकोण आलोचनात्मक था। प्रश्न 3, बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। उत्तर, 17वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था, जो उस समय यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात में औसतन अधिक था। फिर भी बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों का वर्णन शिविर नगर के रूप में किया है। शिविर नगर से बर्नियर का आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। बर्नियर के अनुसार इनका अस्तित्व राजकीय दरबार के आगमन के साथ प्रारंभ होता था और दरबार के पतन के साथ ये भी पतनोन्मुख हो जाती थी। उसने यह भी कहा कि इनकी आर्थिक और सामाजिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और ये राजकीय प्रश्रय पर आश्रित होते थे। बर्नियर के अनुसार
उस समय सभी प्रकार के नगर जैसे उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि अस्तित्व में थे। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। प्रश्न 4, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। उत्तर, इब्न बतूता के अनुसार मध्यकालीन भारत में दास प्रथा काफी अधिक प्रचलित थी। बाजारों में दास किसी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप भी दिए जाते थे। उदाहरण के लिए, जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप ऊंट, घोड़े तथा दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिए। इब्न बतूता ने यह भी बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टके यानी मुद्रा तथा 200 दास दे दिए। इब्न बतूता के विवरणों के अनुसार दासों में काफी विभेद था। सुल्तान की सेवा में लगी कुछ दासियां संगीत और नृत्य में भी निपुण थी। इब्न बतूता भी सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर इनके प्रदर्शन से आनंदित हुआ। इब्न बतूता के अनुसार दासों का उपयोग प्रायः घरेलू कार्यों के लिए होता था और उसने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में महिलाओं तथा पुरुषों को ले जाने के लिए अपरिहार्य माना। दासों की कीमत बहुत कम थी, इसलिए प्रायः अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे, कम से कम 1 या 2 को तो रखते ही थे। कुछ दासियों की नियुक्ति सुल्तान ने अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए भी की थी। प्रश्न 5, सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? उत्तर, यूरोपीय यात्रियों एवं लेखकों ने पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों में भिन्नता के लिए महिलाओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार को एक महत्वपूर्ण बिंदु माना था। इसीलिए बर्नियर ने भी सती प्रथा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। बर्नियर ने अपने वृत्तांतों में सती प्रथा का बहुत मार्मिक वर्णन किया है। उसने लिखा कि यद्यपि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगाती थी, लेकिन अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। बर्नियर ने इस संबंध में एक बाल विधवा के सती होने के दृश्य का मार्मिक चित्रण किया था। बर्नियर के अनुसार लोगों के मन में बाल विधवाओं के प्रति भी कोई सहानुभूति नहीं थी। अनिच्छुक स्त्रियों को जबरदस्ती घातक स्थल की ओर ले जाया जाता था। उन्हें चिता पर बैठाकर उनके हाथ पैर बांध दिए जाते थे ताकि वह भाग न सके और इसी स्थिति में उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। इस प्रक्रिया में ब्राह्मण तथा घर की बड़ी महिलाएं हिस्सा लेती थी। निम्नलिखित पर लघु निबंध लिखिए, लगभग 250 से 300 शब्दों में। प्रश्न 6, जाति व्यवस्था के संबंध में अल बिरूनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। उत्तर, अल बिरूनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझाने और व्याख्या करने का प्रयास किया। अन्य देशों की जाति व्यवस्था का उदाहरण। अल बिरूनी ने प्राचीन फारस की जाति व्यवस्था का उदाहरण देते हुए लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी। 1 घुड़सवार और शासक वर्ग, 2 भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक, 3 खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, 4 कृषक तथा शिल्पकार। इन उदाहरणों के माध्यम से वह यह बताना चाहता था कि सामाजिक वर्ग केवल भारत तक सीमित नहीं थे। साथ ही उसने यह भी दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। ब्राह्मणवादी व्याख्या का अनुसरण। जाति व्यवस्था के विषय में अल बिरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह प्रभावित था, जिनमें ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था।
यद्यपि वास्तविक जीवन में ये नियम इतने अधिक कठोर नहीं थे, अर्थात यद्यपि निम्न स्तर के लोग सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी ये आर्थिक तंत्र में सम्मिलित होते थे। अपवित्रता की मान्यता का विरोध। यद्यपि अल-बिरूनी द्वारा जाति व्यवस्था की ब्राह्मणवादी व्याख्या का अनुसरण किया गया, फिर भी उसने अपवित्रता की मान्यता का विरोध किया। अल-बिरूनी के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो अपवित्र हो जाती है, अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल हो जाती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव था। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विपरीत थी। भारत में वर्ण व्यवस्था। अल-बिरूनी के अनुसार भारत में 4 वर्ण थे। एक ब्राह्मण। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण के सिर से हुई है, इसलिए हिंदू इन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। 2 क्षत्रिय। इनका सृजन ब्राह्मण के कंधों और हाथों से हुआ माना जाता है। इनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है। 3 वैश्य। इनका उद्भव ब्राह्मण की जंघाओं से हुआ था। 4 शूद्र। इनका सृजन ब्राह्मण के चरणों से हुआ था। अंतिम दोनों वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं है। प्रश्न 7। क्या आपको लगता है कि समकालीन शहरी केंद्रों में जीवन शैली की सही जानकारी प्राप्त करने में इब्न बतूता का वृत्तांत सहायक है? अपने उत्तर के कारण दीजिए। उत्तर। समकालीन शहरी केंद्रों की जीवन शैली की सही जानकारी प्राप्त करने में इब्न बतूता के वृत्तांत काफी अधिक सहायक है। जब इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में दिल्ली आया, उस समय तक भारत एक ऐसे वैश्विक तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। इस महाद्वीप की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का इब्न बतूता ने बहुत ही सजीव और स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया है। यह निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से अधिक स्पष्ट होता है। 1. इब्न बतूता के अनुसार भारतीय महाद्वीप के नगरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल थे। ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी-कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस के। 2. इब्न बतूता के वृत्तांतों से यह ज्ञात होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़-भाड़ वाली सड़कें तथा चमक-दमक वाले और रंगीन बाजार थे जो विविध वस्तुओं से भरे रहते थे। 3. इब्न बतूता ने दिल्ली को घनी आबादी वाला तथा भारत का सबसे बड़ा शहर बताया है। महाराष्ट्र में दौलताबाद भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। 4. शहरों में बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान नहीं थे, बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था, जिनमें से कुछ में नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भी स्थान चिन्हित थे। 5. उपमहाद्वीप में व्यापार तथा वाणिज्य भी काफी अधिक विकसित था। भारतीय माल, विशेषतः सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी, साटन के अन्य देशों में अत्यधिक मांग थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि इब्न बतूता ने अपने वृत्तांतों में शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं दिखाई है, फिर भी इतिहासकारों ने उसके वृत्तांतों का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का बड़ा भाग गांवों से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। इसका एकमात्र कारण इब्न बतूता द्वारा लिखा गया सजीव, स्पष्ट और विस्तृत वृत्तांत है। प्रश्न 8। चर्चा कीजिए कि बर्नियर का वृत्तांत किस सीमा तक इतिहासकारों को समकालीन ग्रामीण समाज को पुनर्निर्मित करने में सक्षम करता है। उत्तर।
बर्नियर के वृत्तांतों से यह स्पष्ट होता है कि उसने अधिकांश वृत्तांत भारत तथा यूरोप की सामाजिक स्थितियों की तुलना करते हुए आलोचनात्मक दृष्टिकोण से लिखा था। यही कारण है कि बर्नियर के वृत्तांत तत्कालीन ग्रामीण समाज का वास्तविक स्थितियां प्रस्तुत करने के स्थान आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। यद्यपि बर्नियर के वृत्तांत समाज की कुछ सच्चाइयों को भी उजागर करते हैं, फिर भी अधिकांश विवरण सच्चाई से हटकर प्रतीत होते हैं। बर्नियर का आलोचनात्मक वृत्तांत। बर्नियर ने अपने वृत्तांतों में मुगलकालीन भारत की तुलना निरंतर तत्कालीन यूरोप से करता रहा। सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल अंतर भूमि पर निजी भू स्वामित्व का अभाव था, जिसने बेहतर भूधारक वर्गों के उदय को रोका। इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह के रूप में वर्णित करता है, जो एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग, जो अल्पसंख्यक होते हैं, के द्वारा अधीन बनाया जाता है। गरीबों में सबसे गरीब और अमीरों में सबसे अमीर व्यक्तियों के बीच कोई भी मध्यम सामाजिक वर्ग नहीं था। मुगल दस्तावेजों में विरोधाभास। बर्नियर द्वारा दिए गए इन वृत्तांतों के विपरीत किसी भी मुगल दस्तावेज द्वारा यह इंगित नहीं किया गया है कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताता है, जो राजा द्वारा प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग थी, न कि अपनी स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। संभवतः यूरोपीय यात्री ऐसी मांग को लगान कहते थे, लेकिन असल में यह न तो लगान था, न ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। बर्नियर का वृत्तांत ग्रामीण समाज की सच्चाई से बहुत दूर था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्चाधिकारों का उपभोग करते थे, और दूसरी ओर अस्पृश्य भूमि विहीन श्रमिक मलाहार। इन दोनों के बीच में बड़े किसान थे, जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे, जो मुश्किल से निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे। प्रश्न 9, यह बर्नियर से लिया गया एक उद्धरण है। ऐसे लोगों द्वारा तैयार सुंदर शिल्प कारागिरी के बहुत उदाहरण हैं, जिनके पास औजारों का अभाव है और जिनके विषय में यह भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किसी निपुण कारीगर से कार्य सीखा है। कभी कभी वे यूरोप में तैयार वस्तुओं की इतनी निपुणता से नकल करते हैं कि असली और नकली के बीच अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। अन्य वस्तुओं में भारतीय लोग बेहतरीन बंदूकें और ऐसे सुंदर स्वर्णाभूषण बनाते हैं कि संदेह होता है कि कोई यूरोपीय स्वर्णकार कारीगरी के इन उत्कृष्ट नमूनों से बेहतर बना सकता है। मैं अक्सर इनके चित्रों की सुंदरता, मृदुलता तथा सूक्ष्मता से आकर्षित हुआ हूँ। उसके द्वारा लिखित शिल्पकारियों को सूचीबद्ध कीजिए तथा इसकी तुलना अध्याय में वर्णित शिल्प गतिविधियों से कीजिए। उत्तर: उपरोक्त उद्धरण बर्नियर द्वारा बंदूक बनाने तथा सोने के आभूषण बनाने जैसे कारीगरी के कार्यों का वर्णन था। बर्नियर ने लिखा है कि भारतीय कारीगर काफी अधिक निपुण थे। भारत के शिल्पकार औजारों और उचित प्रशिक्षण के अभाव में भी सुंदर शिल्पकृतियां बनाते थे। उनके द्वारा यूरोप में निर्मित वस्तुओं की इतनी निपुणता से नकल की जाती थी कि असली और नकली वस्तुओं में अंतर कर पाना मुश्किल था।
इसके अतिरिक्त बर्नियर ने इस उद्धरण में चित्रकला का भी वर्णन किया है, जिनकी सुंदरता, मृदुलता और सूक्ष्मता से बर्नियर आकर्षित था। इस अध्याय में वर्णित अन्य शिल्प गतिविधियों में बढ़ईगिरी, कुम्हारी, कसीदाकारी, रंगरोगन करना, कपड़े बुनना, जूते बनाना, बर्तन बनाना, रेशम और महीन मलमल का निर्माण, जरी का काम आदि प्रमुख है। ये सभी गतिविधियां बड़े कक्षों में की जाती थीं, जिन्हें राजकीय कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते थे। शिल्पकार अपने कारखानों में हर सुबह आते थे और शाम को अपना कार्य कर अपने घर चले जाते थे। परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1. किताब उल हिंद की भाषा है। विकल्प ए फारसी, बी तुर्की, सी अरबी, डी उर्दू। उत्तर सी अरबी। किताब उल हिंद की भाषा है अरबी। 2. अबुल फजल ने भूमि राजस्व को नाम दिया है। विकल्प ए बेगार, बी राजस्व का पारिश्रमिक, सी किसानों की भेंट, डी प्राच्य निरंकुशवाद। उत्तर बी राजस्व का पारिश्रमिक। अबुल फजल ने भूमि राजस्व को नाम दिया है राजस्व का पारिश्रमिक। 3. इब्न बतूता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा शहर है। विकल्प ए सूरत, बी दौलताबाद, सी आगरा, डी दिल्ली। उत्तर डी दिल्ली। इब्न बतूता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा शहर है दिल्ली। 4. इब्न बतूता सिंध पहुंचा। विकल्प ए 1333 ईस्वी में, बी 1323 ईस्वी में, सी 1313 ईस्वी में, डी 1303 ईस्वी में। उत्तर ए 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता सिंध पहुंचा 1333 ईस्वी में। 5. हठीला यात्री कहा गया था। विकल्प ए इब्न बतूता, बी अबुल फजल, सी फ्रांसवा बर्नियर, डी अल बिरूनी। उत्तर ए इब्न बतूता। हठीला यात्री कहा गया था इब्न बतूता। 6. सुल्तान मोहम्मद ने खारिज्म पर आक्रमण किया था। विकल्प ए 1000 ईस्वी में, बी 1015 ईस्वी में, सी 1017 ईस्वी में, डी 1025 ईस्वी में। उत्तर सी 1017 ईस्वी में। सुल्तान मोहम्मद ने खारिज्म पर आक्रमण किया था 1017 ईस्वी में। 7. ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक है। विकल्प ए फ्रांसवा बर्नियर, बी जेम्स प्रिंसेप, सी कॉलिन मैकेंजी, डी जॉन मार्शल। उत्तर ए फ्रांसवा बर्नियर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक है फ्रांसवा बर्नियर। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. रिक्त स्थान के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। उत्तर 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। 2. फ्रांसवा बर्नियर एक रिक्त स्थान यात्री था। उत्तर फ्रांसीसी। फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था। 3. इब्न बतूता के अनुसार दासों को सामान्यतः रिक्त स्थान के लिए प्रयोग किया जाता था। उत्तर घरेलू श्रम। इब्न बतूता के अनुसार दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए प्रयोग किया जाता था। 4. रिक्त स्थान उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। उत्तर किताब उल हिंद। किताब उल हिंद उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी गई थी। 5. रिक्त स्थान के संबंध में अल बरूनी का विवरण रिक्त स्थान ग्रंथों से प्रभावित था। उत्तर जाति व्यवस्था। संस्कृत। जाति व्यवस्था के संबंध में
अल बरूनी का विवरण संस्कृत ग्रंथों से प्रभावित था। 6 रिक्त स्थान डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित रह गया। उत्तर इब्न बतूता। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित रह गया। प्रश्न 3 एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 अल बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर सन 973 में उज्बेकिस्तान में स्थित खारिज्म में। 2 अल बिरूनी को किसने बंधक बनाया था? उत्तर सुल्तान महमूद। 3 इब्न बतूता को कहाँ का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया? उत्तर दिल्ली का। 4 इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? उत्तर 12 वर्षों तक। 5 इब्न बतूता ने किस शताब्दी में भारत की यात्रा की? उत्तर 14वीं। 6 भारत की 6 बार यात्रा करने वाले फ्रांसीसी जौहरी का नाम क्या था? उत्तर जो बैप्टिस्ट तैवर्नियर। 7 बर्नियर ने अपनी प्रमुख कृति को किसे समर्पित किया? उत्तर लुई 14 को। 8 इब्न बतूता ने भारत की किन वनस्पतियों का रोचक चित्रण किया है? उत्तर पान तथा नारियल। 9 इब्न बतूता संचार की किस प्रणाली से प्रभावित था? उत्तर डाक प्रणाली से। 10 बर्नियर ने भारत और यूरोप के बीच की मूल विभिन्नता किसे माना है? उत्तर भारत में निजी भूस्वामित्व के अभाव को। 11 अबुल फजल ने भू राजस्व को क्या नाम दिया था? उत्तर राजस्व का पारिश्रमिक। 12 मॉन्टेस्क्यू का कौन सा सिद्धांत बर्नियर के विवरणों पर आधारित था? उत्तर प्राप्य निरंकुशवाद का सिद्धांत। 13 बर्नियर ने महिलाओं से संबंधित किस प्रथा का विवरण लिखा? उत्तर सती प्रथा। 14 इब्न बतूता ने चीन की यात्रा कब प्रारंभ की? उत्तर सन 1342 में। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग अगली ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 5B। इस ट्रैक में अध्याय 5 के पन्ना क्रमांक 75 से पन्ना क्रमांक 80 तक का रिकॉर्डिंग किया गया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 लोग प्रायः किन उद्देश्यों से यात्रा करते थे? उत्तर लोग प्रायः निम्न उद्देश्यों से यात्राएं किया करते थे। 1 साहस की भावना से प्रेरित होकर। 2 कार्य की तलाश में। 3 प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए। 4 व्यापारिक, पुरोहित तथा सैनिक व तीर्थयात्री के रूप में यात्राएं किया करते थे। प्रश्न 2 अल बिरूनी कहाँ का निवासी था? वह गजनी कैसे पहुंचा? उत्तर अल बिरूनी उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म का निवासी था। 1017 ईस्वी में गजनी के सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया और यहाँ के बहुत से विद्वानों व कवियों को अपने साथ गजनी ले गया। अल बिरूनी भी इनमें से एक था। प्रश्न 3 10वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य भारत में आए किन्हीं 4 यात्रियों के नाम बताइए। उत्तर 10वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य भारत में आए 4 यात्री इस प्रकार हैं। 1 मोरक्को से इब्न बतूता। 2 उज्बेकिस्तान से अल बिरूनी। 3 हेरात से अब्दुर रज्जाक समरकंदी। 4 फ्रांस से फ्रांसवा बर्नियर। प्रश्न 4 इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर इब्न बतूता का जन्म तंजीर में हुआ था। प्रश्न 5 भारत की यात्रा से पूर्व इब्न बतूता कहाँ की यात्राएं कर चुका था? उत्तर इब्न बतूता को यात्राएं करने का बहुत शौक था। भारत की यात्रा से पूर्व वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। प्रश्न 6 इब्न बतूता ने विभिन्न देशों की यात्राएं क्यों की? उत्तर इब्न बतूता को नए नए देशों और
लोगों के विषय में जानने की उत्सुकता थी, साथ ही वह किताबी ज्ञान के स्थान पर यात्राओं द्वारा अर्जित ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण मानता था। इसलिए इब्न बतूता ने विभिन्न देशों की यात्राएं की। प्रश्न 7, 1400 से 1800 ईस्वी के मध्य इब्न बतूता के पदचिन्हों का अनुसरण करने वाले कुछ लेखकों का नाम बताइए। उत्तर 1400 से 1800 ईस्वी के मध्य इब्न बतूता के पदचिन्हों का अनुसरण करने वाले लेखकों में अब्दुल रजाक समरकंदी, महमूद वली बल्खी, शेख अली हाजिन प्रमुख थे। प्रश्न 8, अल बिरूनी के अनुसार प्राचीन फारस में कौन कौन से वर्ग थे? उत्तर, अल बिरूनी के अनुसार प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी: घुड़सवार और शासक वर्ग, अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। प्रश्न 9, इब्न बतूता ने भारतीय बाजारों का वर्णन किस प्रकार किया है? उत्तर, इब्न बतूता के अनुसार भारतीय बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मंदिर तथा एक मस्जिद होता था और उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। प्रश्न 10, बर्नियर के कार्य अरबी तथा फारसी वृत्तांतों से किस प्रकार भिन्न थे? उत्तर, बर्नियर के कार्य फ्रांस में सन 1670-71 में प्रकाशित हुए थे। अगले 5 वर्षों में अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में इनका अनुवाद हो गया। इस प्रकार बर्नियर के वृत्तांत अरबी और फारसी वृत्तांतों, जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 ईस्वी से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होते थे, से पूर्णतः भिन्न थे। प्रश्न 11, बर्नियर के अनुसार राजकीय भूस्वामित्व के क्या दुष्परिणाम थे? कोई 4 लिखिए। उत्तर, बर्नियर के अनुसार राजकीय भूस्वामित्व के निम्न दुष्परिणाम थे: 1, बेहतर भूमिधारकों के वर्ग का उदय न हो पाना। 2, कृषि का विनाश। 3, किसानों का उत्पीड़न। 4, समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में पतन की स्थिति। प्रश्न 12, मुगल दस्तावेजों में अबुल फजल ने भूमि राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक क्यों बताया है? उत्तर, मुगल दस्तावेजों में अकबर के काल के सरकारी इतिहासकार अबुल फजल ने भूमि राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताया है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग है, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। प्रश्न 13, भारत में शिल्पकारों द्वारा किया जाने वाला उत्पादन पतनोन्मुख क्यों था? उत्तर, भारत में शिल्पकारों के पास अपने उत्पादन को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। इसलिए उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था। प्रश्न 14, नगर सेठ किन्हें कहा जाता था? उत्तर, मुगल काल में अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों, व्यापारिक संस्थाओं का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा किया जाता था, जिन्हें नगर सेठ कहते थे। प्रश्न 15, शिविर नगर से बर्नियर का क्या आशय है? उत्तर, बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहा है, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। प्रश्न 16, मुगलकालीन शहरों में व्यापारियों के अतिरिक्त अन्य कौन से वर्ग कार्यरत थे? उत्तर, मुगलकालीन शहरों में व्यापारियों के अतिरिक्त व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, हकीम अथवा वैद्य, अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि कार्यरत थे। प्रश्न 17,
राजकीय भूस्वामित्व ने किस प्रकार बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका? उत्तर, राजकीय भूस्वामित्व के कारण भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। इस प्रकार निजी भूस्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका। प्रश्न 18, बर्नियर के अनुसार 17वीं शताब्दी में भारत में किस प्रकार के नगर अस्तित्व में थे? ये किस बात के सूचक है? उत्तर, बर्नियर के अनुसार 17वीं शताब्दी में भारत में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। प्रश्न 19, 14वीं शताब्दी में यात्रा करना किस प्रकार असुरक्षित था? उत्तर, 14वीं शताब्दी में यात्रा करना असुरक्षित और कठिन था, क्योंकि यात्रियों के कारों पर डाकुओं के समूह द्वारा आक्रमण किए जाते थे। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान इब्न बतूता के कारवां पर आक्रमण हुआ था, जिसमें उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और कई यात्री बुरी तरह घायल हो गए। प्रश्न 20, जॉन बैप्टिस्ट तैवर्नियर कौन था? उत्तर, जॉन बैप्टिस्ट तैवर्नियर एक फ्रांसीसी जौहरी था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्राएं की। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। प्रश्न 21, इब्न बतूता द्वारा वर्णित भारतीय शहरों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, इब्न बतूता द्वारा वर्णित भारतीय शहरों की विशेषताएं: एक भारतीय शहर उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर थे जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। 2, अधिकांश भारतीय शहरों में भीड़-भाड़ वाली सड़कें तथा चमक-दमक वाले रंगीन बाजार थे। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, अल बिरूनी की भाषा शैली, लेखन शैली एवं विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। उत्तर, अल बिरूनी ने अपने लेखन में प्रायः अरबी भाषा का प्रयोग किया था। अरबी के साथ साथ वह सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत भाषा का भी जानकार था। अल बिरूनी ने प्रायः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां शामिल थीं। इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उनका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। प्रश्न 2, हिंदू शब्द का अर्थ लिखिए। यह शब्द किस प्रकार प्रचलन में आया? उत्तर, हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका प्रयोग सिंधु नदी इंडस के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था, से निकला था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। धार्मिक संदर्भ में इनका प्रयोग बहुत बाद में हुआ। प्रश्न 3, इब्न बतूता की चीन यात्रा का वर्णन कीजिए। उत्तर, इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में मंगोल शासकों के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालद्वीप गया, जहां वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा।
पर अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालद्वीप गया और चीन जाने का कार्य करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जायतून, जो आज क्वांजू के नाम से जाना जाता है, गया। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग तक गया। सन 1347 में उसने वापस घर जाने का निश्चय किया। चीन के संबंध में उसके यात्रा वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी में वेनिस से चीन की यात्रा की थी, के यात्रा वृत्तांत से की जाती है। प्रश्न 4, अल बिरूनी की जीवन यात्रा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, अल बिरूनी का जन्म सन 973 में आधुनिक उज्बेकिस्तान के खारिश्म में हुआ था। खारिश्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अल बिरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। यद्यपि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था। इन ग्रंथों को उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। 1017 ईस्वी में सुल्तान महमूद द्वारा खारिश्म पर आक्रमण किया गया, जिसके पश्चात सुल्तान खारिश्म के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले आया। अल बिरूनी भी इनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया, लेकिन धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा। 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक अल बिरूनी ने अपना जीवन गजनी में ही बिताया। प्रश्न 5, अल बिरूनी के अनुसार भारत में यात्रा के दौरान उसे किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? उत्तर, अल बिरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांतों में कई अवरोधों की चर्चा की है, जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से प्रमुख थे: एक, पहला अवरोध भाषा थी। अल बिरूनी के अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी में अनुवादित करना सरल नहीं था। 2, अल बिरूनी द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। 3, उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। इन समस्याओं को सुलझाने तथा भारतीय समाज को समझने के लिए अल बिरूनी ब्राह्मणों द्वारा रचित वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों, मनुस्मृति आदि पर आश्रित रहा। प्रश्न 6, इब्न बतूता ने भारतीय कृषि तथा व्यापार के संबंध में क्या वर्णन किया है? उत्तर, इब्न बतूता को शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी, किंतु इतिहासकारों ने उसके यात्रा वृत्तांतों का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि उस काल में राज्य अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा गांवों के अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। इब्न बतूता के अनुसार भारतीय कृषि का इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी का उपजाऊपन था, जिसके कारण किसान वर्ष में 2 फसलें उगाने में सक्षम थे। इसी प्रकार भारत व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्र से भलीभांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीयों कपड़ों, विशेषकर सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा सैटन की अत्यधिक मांग थी। इब्न बतूता बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। प्रश्न 7, इब्न बतूता ने मध्यकालीन भारत की डाक प्रणाली की क्या विशेषताएं बताई है? उत्तर, इब्न बतूता मध्यकालीन भारत की डाक प्रणाली की कार्यकुशलता और तीव्रता से काफी अधिक प्रभावित हुआ।
डाक प्रणाली से व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी आसान हुआ। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। प्रश्न 8, बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को किस रूप में देखा? क्या मुगल दस्तावेज इसकी पुष्टि करते हैं? उत्तर, बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को एक ऐसे राज्य के रूप में देखा जहां भूमि पर निजी स्वामित्व का अभाव था। उसने साम्राज्य के राजा का वर्णन भिखारियों और क्रूर लोगों के राजा के रूप में किया। इस साम्राज्य के शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे और इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व। इन वृत्तांतों के विपरीत एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताता है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। ऐसा संभव है कि यूरोपीय देशों में ऐसी मांगों को लगान मानते थे, क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी, लेकिन वास्तव में यह न तो लगान था, न ही भूमि कर, बल्कि यह उपज पर लगने वाला कर था। प्रश्न 9, बर्नियर ने मुगल साम्राज्य में शिल्पों तथा शिल्पकारों की स्थिति का किस प्रकार चित्रण किया है? उत्तर, बर्नियर ने अपने अधिकांश विवरणों में मुगल साम्राज्य की निरंकुशता दिखाने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, बर्नियर के अनुसार मुगल साम्राज्य में शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य के द्वारा कर लिया जाता था, इसलिए उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था। वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय में संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। प्रश्न 10, मुगल काल में व्यापारिक समूहों एवं अन्य व्यावसायिक समूहों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर, मुगल काल में व्यापारी प्रायः मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यापारिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों के समूहों का प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा किया जाता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। शहर में अन्य कई व्यावसायिक वर्ग कार्यरत थे, जिनमें चिकित्सक, हकीम अथवा वैद्य, अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता यानी वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे। इनमें से कई वर्ग राजकीय प्रश्रय पर आधारित थे। कई अन्य संरक्षकों या भीड़भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। प्रश्न 11, इब्न बतूता द्वारा भारतीय नगरों विशेषकर दिल्ली के संदर्भ में किस प्रकार का विवरण दिया गया है? उत्तर, इब्न बतूता ने भारतीय नगरों को उन लोगों के लिए अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। वह दिल्ली को एक बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर बताता है। दिल्ली के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ यानी लगभग 20 इंच है।
तथा इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष है। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती है, जिनके माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थरों से जबकि ऊपरी भाग ईंटों से बना है। इसमें एक दूसरे के आसपास बनी कई मीनारें हैं। दिल्ली के 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाजा कहा जाता है और इनमें बदायूं दरवाजा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे के बगल में एक फलों का बगीचा है। इस शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है जिसमें बनी कब्रों के गुंबद बनाई गई है और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें निश्चित रूप से मेहराब है। इस प्रकार दिल्ली का वर्णन इब्न बतूता द्वारा एक प्रमुख भारतीय नगर के रूप में किया गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, बर्नियर के विवरणों ने पश्चिमी विचारकों को किस प्रकार प्रभावित किया? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों को बहुत अधिक प्रभावित किया। यह निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है। 1, फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने बर्नियर के वृत्तांतों का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया प्राच्यत्व में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे, जिसे दासता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। इस तर्क का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने बर्नियर के विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। उसने यह तर्क दिया कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था और जब अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था। यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। प्रश्न 2, भारत में यूरोपीय यात्रियों ने सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति क्यों माना? यूरोपीय लेखकों द्वारा दिया गया महिलाओं की स्थिति का वर्णन वास्तविकता से किस प्रकार भिन्न था? उत्तर, सामान्यतः भारत आने वाले अधिकांश यूरोपीय यात्री पुरुष थे, इसलिए उन्होंने महिलाओं की स्थिति की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। उन्हें महिलाओं की स्थिति का विषय कभी रुचिपूर्ण लगा तो कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। इसलिए वे कभी कभी सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए, बाजारों में महिला एवं पुरुष दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। इस प्रकार महिला एवं पुरुष दासों की स्थिति लगभग एक समान थी। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। दासों और दासियों जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए होती थी, उनकी कीमत बहुत ही कम थी। इन सभी कारणों से यूरोपीय यात्रियों द्वारा सामाजिक पक्षपात को एक सामान्य स्थिति मानकर इसे अपने वृत्तांतों में अधिक महत्व नहीं दिया। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों ने अक्सर भारत में महिलाओं की स्थिति को पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण आधार बनाया। इसलिए बर्नियर जैसे यूरोपीय यात्रियों ने भी सती प्रथा जैसे मुद्दे को विस्तृत विवरण के लिए चुना, किंतु वास्तव में महिलाओं का जीवन केवल सती प्रथा तक ही सीमित नहीं था। उनके द्वारा किया जाने वाला श्रम कृषि तथा कृषि से होने वाले उत्पादन दोनों के लिए महत्वपूर्ण था।
व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेती थी। यहाँ तक कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने ले जाती थी। इस प्रकार यूरोपीय लेखकों के वृत्तांतों के विपरीत भारतीय महिलाओं का जीवन केवल घरों तक परिसीमित नहीं था, बल्कि विभिन्न व्यापारिक, व्यावसायिक एवं कृषि संबंधित कार्यों में भी उनका योगदान था। प्रश्न 3, इब्न बतूता की पृष्ठभूमि, प्रारंभिक जीवन एवं यात्राओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रारंभिक जीवन। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में रिल्ला नामक यात्रा वृत्तांत लिखा गया, जिसमें 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में विस्तृत वर्णन किया गया है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, जिसका जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित एवं शिक्षित परिवारों में से एक में हुआ था, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्ररूढ़ शिक्षा प्राप्त कर ली थी। यात्रा विवरण। इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव के ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण मानता था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर तक गया। भारत आने के पूर्व वह मक्का की तीर्थ यात्राएं, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के तटीय बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। भारत यात्रा। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में ख्याति से प्रभावित होकर मुल्तान और उच्च के रास्ते दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। सुल्तान ने उसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया। कई वर्षों तक इस पद पर रहने के बाद उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में डाल दिया गया। उसने सुल्तान का विश्वास पुनः प्राप्त कर लिया, जिसके बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 ईस्वी में राजकीय दूत के रूप में मंगोल शासकों के पास चीन जाने का आदेश दिया गया। 1347 ईस्वी में चीन की यात्रा कर उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। प्रश्न 4, भारत में 10वीं से 17वीं शताब्दी तक आने वाले प्रमुख यात्रियों के विवरणों का इतिहास के पुनर्निर्माण में क्या योगदान है? उत्तर, 10वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य अनेक यात्री भारत आए, जिन्होंने असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों को यात्रा वृत्तांतों के रूप में लिख लिया। ये यात्रा वृत्तांत अपनी अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों के संबंध में होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में एक हेरात से आए एक राजनयिक अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से हम अतीत के विषय में अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ये विवरण तत्कालीन राज दरबार के क्रियाकलापों, धार्मिक विश्वासों, स्थापत्य की विशेषताओं, सामाजिक परिस्थितियों की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं, जिससे इतिहास लेखन में सहायता मिलती है। महत्वपूर्ण विदेशी यात्री एवं उनका योगदान। 1. अल-बिरूनी। अल-बिरूनी द्वारा अरबी भाषा में किताबुल हिंद लिखा गया है, जो अत्यंत सरल व स्पष्ट भाषा में लिखा गया है। यह तत्कालीन धर्म, दर्शन, विज्ञान आदि के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रदान करता है। अल-बिरूनी ने तत्कालीन समाज की जाति व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि से अंश
उद्धृत किए। 2. इब्न बतूता। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में रेल्ला नामक यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, जो 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का रोचक वर्णन प्रदान करता है। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों एवं यहाँ की डाक प्रणाली का भी विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया। इब्न बतूता से हमें सामाजिक मूल्यों तथा नई संस्कृति के विभिन्न पक्षों की जानकारी मिलती है। 3. बर्नियर। बर्नियर ने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में उसने तत्कालीन मुगल साम्राज्य की तुलना यूरोपीय देशों, विशेषतः फ्रांस से करते हुए अपने यात्रा वृत्तांत लिखे। उसने अपने यात्रा वृत्तांतों में मुख्य रूप से मुगल साम्राज्य की आलोचना की है, फिर भी उनके यात्रा वृत्तांत तत्कालीन भारतीय समाज की कई स्थितियों से परिचित कराते हैं। यहाँ पर यह अध्याय और यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग अगली ट्रैक पर सुनेंगे।